नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। वो प्रोग्राम जब बातें करते हैं बिल्कुल खुलकर वो बताते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता है। और आज भी हम आपको एक ऐसी ही बात बताने जा रहे हैं। आज बात करेंगे जरा हमारे बहुत प्यारे पड़ोसी नेपाल की। नेपाल चर्चा में क्यों है? हम सब जानते हैं नेपाल एक वक्त में एक हिंदू देश हुआ करता था। वहां पर राजशाही हुआ करती थी, मतलब वहां राजा हुआ करते थे। और ये बात बहुत पुरानी नहीं है, ये बात अभी 2008 तक की है। 2008 के बाद वो जो है एक फेडरल रिपब्लिक बन गया, वहां पर गणतंत्र आ गया पूरी तरीके से, राजशाही को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और राजा को कह दिया गया कि आप कहीं और जाकर के रहिए। राजा का महल भी उनसे ले लिया गया। अब वहां पर पार्लियामेंट है, हमारी तरह वहां पर राष्ट्रपति होता है, वहां पर प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अब चर्चा में क्यों है नेपाल? क्योंकि राजा लौट आया नेपाल का, गया कहीं नहीं था। लेकिन वो अभी भ्रमण कर रहे थे और उनका नाम है राजा ज्ञानेंद्र। राजा ज्ञानेंद्र एक बार पूरी तरीके से वहां की सत्ता पर काबिज होकर के देख चुके हैं और उसके बाद फिर बहुत विरोध प्रदर्शनों के बाद उनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी। अब राजा ज्ञानेंद्र कल नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे। ये पोखरा में थे काफी वक्त से, और जब ये लौटे काठमांडू तो इनका स्वागत करने के लिए हजारों लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद थी। हाथों में पोस्टर थे और नारे लगाए जा रहे थे, राजा वापस आओ देश बचाओ, राजा वापस आओ देश बचाओ, राजा सत्ता संभालो। कौन लोग थे ये वो लोग थे, ज्यादातर इसमें वहां की एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि राजशाही समर्थित लोगों के द्वारा ही बनाई गई थी। उसके बहुत सारे लोग थे। हालांकि वहां प्रचार ये भी हो रहा है कि इसमें बहुत सारे आम लोगों ने भी राजा ज्ञानेंद्र का स्वागत किया और वो भी चाहते हैं कि अब एक बार फिर वहां से लोकतंत्र हटा करके राजशाही दोबारा नेपाल में स्थापित कर दी जाए। बहरहाल जो भी हो, वहां की सरकार को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया है। केपी शर्मा ओली जी वहां पर प्रधानमंत्री हैं और वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं और उनका कहना यह है कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। अब उनके लिए विदेशी ताकतें दो ही हैं, चीन या भारत। और हमारे संबंध नेपाल से बहुत अच्छे तो इस वक्त नहीं चल रहे हैं, तो हो सकता है उनका इशारा हमारी तरफ ही हो। ये बात और पुख्ता इसलिए भी हो गई कि वहां पर जो लोग पहुंचे हुए थे उनके एक हाथ में राजा ज्ञानेंद्र का पोस्टर था तो दूसरे हाथ में किसका पोस्टर था? योगी आदित्यनाथ का पोस्टर था। अब योगी जी का पोस्टर नेपाल के पुराने राजा के, पूर्व राजा के साथ क्यों लहराया जा रहा था, इस पर भी वहां के प्रधानमंत्री बोले कि भाई अब ये नौबत आ गई हमारी, हमको एक विदेशी नेता का पोस्टर लाना पड़ेगा यहां भीड़ इकट्ठी करने के लिए, रैली के लिए। फिर ये सारी बातें हैं। चर्चा ये चल रही है, क्या नेपाल एक बार फिर से राजशाही के युग में लौटेगा? क्या नेपाल में एक बार फिर से राजा होगा, प्रधानमंत्री की जगह पर सत्ता पूरी वो संभालेगा? ये बात, और ये हमारे हित में है या नहीं? हम क्या चाहते हैं भारत के तौर पर, राजशाही लौटे या ना लौटे? इसकी बात हम लोग करेंगे। हमारे साथ आज बड़े स्पेशल मेहमान हैं। रंजीत रे साहब हमारे साथ हैं, जो कि भारत के पूर्व राजदूत भी रह चुके हैं नेपाल में, बड़े सीनियर डिप्लोमेट हैं सर। और आप एक पूरी किताब लिखी हुई है नेपाल के ऊपर, काठमांडू डिलेमा, रीसेटिंग इंडिया नेपाल टाइज। सर बहुत स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम में। सर बस यहाँ शर्त एक ही होती है, खुलकर बात करनी होती है। ठीक। अब ये डिप्लोमेट से कैसे करवाएं यार? ये तो जरा युवा हो जाएगा कि डिप्लोमेट खुल के, डिप्लोमेट जब बोलता है तो ये नहीं समझ में आता कि हमारी तारीफ कर रहा है या बुराई कर रहा है। लेकिन चले आज बात करेंगे। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर। और दीपक चौरसिया जी प्रोग्राम में। सर आप ही से शुरुआत। नेपाल में राजा वापस आओ के नारे लग रहे हैं। राजा ज्ञानेंद्र क्या है? राजा ज्ञानेंद्र पर्सनालिटी अगर आप थोड़ी सी हमारे लिए डिस्क्राइब कर सकें। देखिए, राजा ज्ञानेंद्र जो हैं उन्होंने एक दफ़े पूरा एक निरंकुश सत्ता अपनाई थी नेपाल में, जबकि वहाँ पे माओइस्ट इंसर्जेंसी चल रही थी। तो एक तरफ से तो वो माओइस्ट इंसर्जेंसी से जूझ रहे थे, दूसरी तरफ उनको जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी जो थी नेपाल में वो नागवारा थी। तो ये दो फ्रंट्स पे लड़ाई कर रहे थे। तो हुआ क्या उस जमाने में कि जो माओवादी थे और जो पॉलिटिकल पार्टीज थी ये इकट्ठी हो गई और इन्होंने ये इकट्ठी होकर राजा को हटा दिया। ये 2008 की बात है? नहीं, 2008 में तो फॉर्मली हटाया, पर 2006 में उनका एक बहुत बड़ा अग्रीमेंट हुआ था। ठीक है। और राजा को हटा दिया क्योंकि राजा जो है पूरा एक अथॉरिटेरियन मोनार्की लाना चाहते थे। जैसे उनके पिताजी राजा महेंद्र लाए थे 1960 में, उन्होंने मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को अबॉलिश किया। फिर एक पंचायत सिस्टम वहां लाए जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी और सत्ता उन्होंने अपने हाथ में ली और देश चला। और राजा मतलब राजा, बिल्कुल। मतलब नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, एग्जीक्यूटिव मोनार्क, पावर वाला। जी। और ये जो थे वहां के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो बहुत बड़ा वहां पे आंदोलन हुआ और राजा को हटना पड़ा सत्ता से। ठीक है, मतलब ताकत ऐसी थी कि सारा शासन इनका, सेना इनके नीचे, सब कुछ, पुलिस सब कुछ इनकी। बिल्कुल। ओके। ये 2006 से 8 की बात सर ने बताई। इससे थोड़ा सा और पीछे, ये बने क्यों थे राजा? जैसा सर ने भी नाम लिया, किंग महेंद्र, इनके पिताजी जी, वो गुजर गए तो इनके भाई को सत्ता दे गए थे, किंग वीरेंद्र को।
वो 2001 में आपको याद होगा सर, 1 जून 2001 शायद, दीपक जी ने वो इंसिडेंट कवर किया हुआ है। नेपाल में जो रिहाइश का जो महल था राज परिवार का, वहां पर कत्लेआम मच गया, 9 लोगों की रातों रात हत्या कर दी गई। उसमें कौन कौन थे? जो वहां के उस वक्त के राजा थे, किंग बीरेंद्र यानी किंग ज्ञानेंद्र के भाई, उनकी पत्नी, उनके सारे बच्चे। और मारने का आरोप किस पर लगा? उन्हीं के बेटे पर, जो प्रिंस था, जो उनके पिता के बाद जिसको सत्ता मिलती, और उसने खुद को भी गोली मार ली। और यह भी दिलचस्प बात है कि गोली मारी तो वो उस व्यक्ति की सीधे मौत नहीं हुई, प्रिंस की, वो कोमा में चला गया। वो 3 दिन तक कोमा में रहा, लेकिन राजा तो मर चुका था। तो वहां के परंपरा के मुताबिक कोमा में पड़े प्रिंस को ही राजा डिक्लेयर कर दिया गया 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो फिर इनको राजशाही सौंपी गई, इनको वहां का किंग बनाया गया। लेकिन इनके पास ताकत नहीं थी, राजा ज्ञानेंद्र के पास उस वक्त, जैसा सर ने बताया। बाद में इन्होंने सारी सत्ता हथियाई, जिसके विरोध में वहां पर काफी प्रदर्शन हुए और सारी बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो एक हो गई। अब सर, इनको वापस लाने की मांग दोबारा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नेपाल का माहौल बदल रहा है, एक बार फिर दुनिया का इकलौता हिंदू देश हुआ करता था, दोबारा उसको डेमोक्रेटिक कंट्री से वही हिंदू देश बनाने की कोशिश है। देखिए, नेपाल भारत के संबंध की आप बात करेंगे तो थोड़ा काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। आज़ादी के बाद से कम नेहरू के समय, नेहरू को बिल्कुल पसंद नहीं था हिंदू राष्ट्र नेपाल। नेपाल में जो भी, इसलिए मतलब यहां तो पसंद था ही नहीं, वहां भी पसंद नहीं था। बिल्कुल पसंद नहीं था। वहां जो डिप्लोमेट थे वो कृष्ण मेनन के बनाए हुए लोग थे, जो लेफ्टिस्ट थे। माइंडसेट ही जो है वो आप कह सकते हैं प्रो डेमोक्रेसी था, एंटी मोनार्की था। ठीक है, ये और वहां से लगातार कोशिश होती रही कि भारत के करीब आए राज परिवार की ओर से। यहां से लगातार रिबफ किया जाता रहा। तो वो धीरे धीरे जो अभी रंजी साहब ने बात कही, वो चीन की ओर जो है, चीन के करीब जाने लगे। उनको कहीं से सपोर्ट चाहिए था, भारत दे या चीन दे, 2 ही देश सपोर्ट दे सकते थे। तो वो चीन के ज़्यादा करीब हो गए या माने जाने लगे कि हो गए। दूसरी बात, ये माओवादी आंदोलन चला, इसमें भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसका बहुत बड़ा योगदान था। भारत ने इस आंदोलन को चलवाया और सारे माओवादी यहीं दिल्ली में और भारत में रहते थे। माओवादी आंदोलन चलवाया, बिल्कुल चलवाया, नेपाल में चलवाया। सीताराम येचुरी सबसे बड़े सलाहकार थे। तो ये अब डेमोक्रेसी से नेपाल को क्या मिला, सवाल इसका है। भारत नेपाल संबंध की बात तो एक अलग है। 17 साल से डेमोक्रेसी है, 13 सरकारें बन चुकी हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहां है? आज की तारीख में नेपाल फिर से जो है वो ज़्यादा करीब है चीन के। और दूसरी बार इसकी शुरुआत हुई राजीव गांधी के समय। राजीव गांधी 1987 में सार्क सम्मेलन में नेपाल गए, फिर 88 में जो है दोबारा गए। सोनिया गांधी उनके साथ गई थी। वो पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करना चाहते थे सोनिया गांधी भी साथ जाएं। मंदिर के पुजारियों ने मना कर दिया कि किसी गैर हिंदू का प्रवेश मंदिर में नहीं हो सकता। अच्छा। तो उन्होंने राजा से संपर्क किया। राजा ने कहा कि हम इस परंपरा में दखल नहीं दे सकते। ये बात राजीव गांधी को, सोनिया गांधी को बहुत अपमानजनक लगी। उसके बाद नेपाल का ब्लॉकेड हुआ और उसके और भी कारण थे। एक तो संधि, जो हमारी व्यापार संधि थी, वो खत्म हो गई थी। दूसरा, नेपाल जो है चीन से कुछ हथियार खरीद चुका था, इसलिए भी भारत की नाराजगी थी। उसने नेपाल की इकॉनमी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। पूरा वहाँ का जनजीवन जो है बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ। तो आम नेपाली के मन में हुआ कि भारत हमारे इंटरनल अफेयर्स में दखल देता है। दूसरी घटना हुई नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में फिर ब्लॉकेड हुआ। इस बार मधेसियों को संविधान में अधिकार दिलाने के लिए हुआ। भारत ने दबाव डाला। मधेसी लोग कौन होते हैं? मधेसी जो एक जो है मैदानी, जो है पहाड़ी मैदानी का वहां भी झगड़ा है। तो उनकी संख्या ज्यादा है, पहाड़ियों की संख्या कम है। लेकिन पहाड़ी जो है वो अपने को वहां का मूल निवासी मानते हैं। उनका है कि संख्या के बल पर ये जो है सत्ता में उनका दखल हो जाएगा। और जो संविधान बन रहा था उसमें पूरी तरह से उनको जो है अलग थलग किया जा रहा था। तो वो दबाव डालकर जो है संविधान में संशोधन करवाया भारत ने।
तो ये भारत नेपाल के संबंध की मुझे संक्षेप एक में चीज, कहानी मैं है। राजा लेकिन फिर से मोनार्की पर आता हूं, लेकिन उससे पहले क्योंकि अभी आपने बात कही कि हम भारत का रोल माना जाता है वहां पर माओवादी जो अपराइजिंग हुई उसमें, तो ये मुझे थोड़ी सी विरोधाभासी बात लग रही है सर। माओवादी वहां मजबूत होंगे तो वो तो चीन के पाले में ही जाएंगे, वो तो उन्हीं की तरफ देखेंगे। वही तो हमारा क्या इंटरेस्ट था भारत उसमें? को लग रहा था कि ये हमारे यहाँ हमारे साथ रहेंगे, और जो होना था, जो आप बात कह रहे हैं, हुआ यही कि वो चले गए चीन के पाले में। अब ये पीके शर्मा ओली क्या है? जो प्रधानमंत्री हैं, हाँ, ये चीन की गोद में बैठे हुए हैं, कम्युनिस्ट लीडर हैं। कम्युनिस्ट लीडर हैं, चीन की गोद में बैठे हुए हैं। तो आज नेपाल चीन के ज्यादा करीब है भारत की तुलना में। तो इसलिए जो है मोनार्की अच्छी होगी खराब होगी ये तो भविष्य की बात है, लेकिन वहां लोगों के मन में एक बेचैनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजा फिर से बहुत लोकप्रिय हो गए हैं और लोग तुरंत चाहते हैं कि जो है डेमोक्रेसी खत्म हो जाए जी। लेकिन लोग जो व्यवस्था चल रही है उससे संतुष्ट नहीं है। ओके। जिस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पिछले 17 सालों से, तो वहां कोई एक सेक्शन हो सकता है ऐसा जिसको लगता हो कि भाई हम इससे अच्छा तो राजा ही था। और दूसरी एक छोटी सी बात जो आपने योगी आदित्यनाथ जी की बात कही कि उनकी फोटो, नाथ संप्रदाय का बड़ा गहरा रिश्ता है नेपाल से और नेपाल के राज परिवार से। वहां जो है नाथ संप्रदाय के लोगों का बड़ा सम्मान है। नेपाल में और भारत में भी एक समय था जब माना जाता था कि नेपाल नरेश भगवान विष्णु का अवतार होते हैं। तो ये एक अलग जो है जुड़ाव है। वो जो योगी जी की फोटो आपको दिखी वो नाथ संप्रदाय से जो रिश्ता है नेपाल का, उसके कारण। एक खबर छपी, मुझे नहीं पता कितनी सही है, मैंने पढ़ी कि अभी कुछ वक्त पहले ये राजा ज्ञानेंद्र भारत आए थे और योगी आदित्यनाथ से इनकी मुलाकात भी हुई थी। वो किसी भी सिलसिले में हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ था। इसमें एक और जोड़ देता हूँ मैं इसमें एक और जोड़ देता हूँ कि राजा का परिवार और पृथ्वी देव शाह जो पहले राजा हुआ करते थे 10 जनरेशन पहले, वो तब से गुरु गोरखनाथ को मानते रहे हैं और ये माना जाता है कि गोरखनाथ मठ के आशीर्वाद से ही वहाँ की राजशाही चल रही है। इसका एक बड़ा पुराना किस्सा है। पृथ्वी देव शाह एक बार नए नए राजा बने थे, वो घोड़े पे कहीं जा रहे थे। ये क्या हिस्ट्री है मैं नहीं कह सकता, ये वहाँ की हर फोक अफेयर के अंदर आता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पृथ्वी देव शाह घोड़े पे जा रहे थे, घोड़े पे उनको एक साधु मिला, वो बहुत खस्ता हाल था और साधु ने उनसे कहा कि भाई मुझे दही चीनी खानी है या मुझे कुछ खाने को दो। वो दही चीनी उसके लिए ले आए। साधु ने वो दही चीनी खाई, उस दही चीनी में उन्होंने निकाल दिया, उसको उल्टी करी, थूका, मुझे नहीं पता। ये कहानी के अंदर है कि उन्होंने वही कहा पृथ्वी देव शाह को कि आप खा लो। तो उन्होंने वो कटोरा उठाया, उठा के उसको फेंक दिया। फेंकने के बाद वो उनके पाँव के अंदर गिरा। तो ऐसा कहते हैं कि वो जो साधु था वो बाबा गोरखनाथ खुद स्वयं थे जिन्होंने इस मठ को शुरू किया, और उन साधु ने राज परिवार की एक तरह से परीक्षा ली थी और परीक्षा में उन्होंने ये कहा, ये कितना सत्य मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये वहाँ की बहुत प्रचलित कथा है जो मैंने सुनी वहाँ पर जब मैं रॉयल मसाकर यानी शाही नरसंहार को कवर करने गया था या शाही कत्लेआम को कवर करने गया था। तो उन्होंने कहा कि आज आपकी ये 10 उंगलियों पर गिरी है तो 10 पीढ़ी बाद आपका राजवंश खत्म हो जाएगा। और तब वहाँ के लोग 2001 के अंदर ये बोलते थे कि आज वीरेंद्र शाह जिनको उनके बेटे दीपेंद्र ने मार दिया, वो उसी जो है जो उनको श्राप लगा था उसका परिणाम था। तो एक तो ये कि गोरखनाथ मठ जो है वो वहां से जुड़ा हुआ है। दूसरा आरपीपी जिसने ये तथाकथित रैली या ये कहे रैली जो ऑर्गेनाइज की थी जिसमें लोग थे, उनका ये मानना था कि सिर्फ एक आदमी के हाथ में योगी आदित्यनाथ का पोस्टर था जिसको केपी शर्मा ओली बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। योगी आदित्यनाथ जी वैसे ही वायरल हो जाते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो रिश्ता है वो मठ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के कारण नहीं है। बिल्कुल आप तब देखिए, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, वो मठ की वजह से है और वो गोरखनाथ बाबा के पुजारी रहे। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, महंत अवैधनाथ जब वीर विक्रम शाहदेव की हत्या करी दीपेंद्र ने, तो उन्होंने कई दिनों तक कुछ बोला ही नहीं था। वो इतने शॉक्ड थे उस पूरे इंसिडेंट से। और ज्ञानेंद्र की अनपॉपुलरिटी का एक बड़ा कारण ये था कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी महल के अंदर उस वक्त चलती थी 2001 में, उनका पुत्र पारस, ज्ञानेंद्र का जो पुत्र था क्राउन प्रिंस पारस, हालांकि वो क्राउन प्रिंस नहीं था, क्राउन प्रिंस दीपेंद्र थे, लेकिन बाद में ज्ञानेंद्र के बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, अब तो राजशाही वो खत्म हो गई है।
पारस के बारे में एक पूरा ये था कि ये पूरे की पूरी कॉन्स्पिरेसी पारस ने रची है। नहीं कहा कि इनका किंग ज्ञानेंद्र का वो पारस जो है वो उस पार्टी में था। हाँ, उस पार्टी के उस दिन अंदर पार्टी था। चल रही थी हाँ, राजभवन में। बिल्कुल पार्टी चल रही थी, डिनर था और उसके भी कई सारे कहानियां हैं। आप अब हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा उसको नहीं सुनाने वो का। आपने ठीक कहा, उसके बाद ही ये ज्यादा चर्चा में आए जब इनको परिवार की हत्या के बाद सौंपा गया राजकाज, और इन तक भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की आंच पहुंचती थी कि ये पावर में आने के लिए शायद इन्होंने ऐसा कुछ करा, बट ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। अब सर, इनका होना या जब ये थे तो हमारे से कैसे रिश्ते थे नेपाल के? देखिए, मोनार्की का हिस्टोरिकली भारत के साथ इतना अच्छा संबंध नहीं रहा है और इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो कि इन्होंने मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी समाप्त की और खुद सत्ता ली अपने हाथ में। दूसरी बात, जैसे प्रदीप जी ने कहा, इन्होंने चाइना से हथियार खरीदे, कोई ऑर्डिनरी हथियार नहीं, एंटी एयरक्राफ्ट गन। आप मुझे बताइए, नेपाल को एंटी एयरक्राफ्ट गन किस लिए चाहिए? इस तरह का हथियार खरीदे। 1960 में जब सत्ता इन्होंने पूरा अपने हाथ में ले लिया, तब भारत की तरफ से क्रिटिसिज्म हुआ कि आपने मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को हटा कैसे दिया। तब वो चीन के पास गए और एक ये एंटी इंडिया राष्ट्रवाद जो है नेपाल में शुरू किया उन्होंने, पहाड़ी जो राष्ट्रवाद है नेपाल का। और अभी की जो बात है, 2005 में जब राजा ज्ञानेंद्र ने सत्ता ली, तब क्या हो रहा था, जब सार्क समिट ढाका में हो रहा था, उसके आसपास ही मेरे ख्याल से, तो उन्होंने कहा कि चाइना को आप मेंबर बनाइए सार्क का। अच्छा। तो जहां तक मोनार्की का सवाल है, एटलीस्ट इन द पास्ट, मुझे तो नहीं लगता कि भारत के पक्ष में रही होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप नेपाल में हिंदू राष्ट्र और मोनार्की हिस्टोरिकली ये कनेक्टेड रहे हैं। और मेरा एक दोस्त है वहाँ के बहुत वरिष्ठ पत्रकार विजय पांडे, वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की जो ट्रेन है ना, उसकी अंतिम बोगी में राजा बैठा हुआ आता है, और क्योंकि राजा जो है वो अपने आप को वो विष्णु का अवतार मानते हैं, तो एक तरह से जुड़े हुए हैं। आज की तारीख में नेपाल में जो चर्चा हो रही है वो हिंदू राष्ट्र इस तरह का है कि बिना राजा के हिंदू राष्ट्र, मतलब हिंदू रिपब्लिक। तो ये एक बड़ा डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है। मतलब गणतंत्र रहे, डेमोक्रेसी रहे, लेकिन वो एक हिंदू स्टेट के रूप में रहा। जी, तो ये चर्चा है नेपाल में। मतलब काफी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहेगी? नहीं, मोनार्की नहीं रहेगी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल, देखिए भारत की जो नीति थी बहुत सालों से थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। हम इसको ट्विन पिलर अपनी पॉलिसी कहते थे, जैसे अंग्रेज, जैसे ब्रिटेन में होता था। हाँ, तो जब राजा ने मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी समाप्त करने का प्रयास किया और पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली, तो एक ही पिलर बच गया। उस टाइम जो नेपाल में इतना प्रोटेस्ट हुआ राजा के खिलाफ, तो हमने लोगों का साथ दिया। भारत ने उस वक्त, मैं दिल्ली में था, भारत ने लोगों का साथ दिया और तब जाके ये कॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन सर उसी अपराइजिंग से तो फिर ये प्रचंड निकल करके हाँ, आया तो ना, ये कम्युनिस्ट जो नेता थे, तो माओवादी नेता। उस टाइम ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की समाप्त हुई और इसका कारण राजा स्वयं थे और कोई कारण नहीं था इसका। राजा स्वयं थे कि उन्होंने पूरी सत्ता अपने हाथ में लेने की कोशिश की। कहा कि मैं डेमोक्रेसी, मल्टी पार्टी लोगों से भी मैं जूझ लूंगा और माओइस्ट को भी मैं खत्म करूंगा। फिर मेरा वही सवाल जो मैंने इनसे पूछा था, हमने राजा के सामने हमने कम्युनिस्टों को, माओवादियों को क्यों चुना? नहीं, समझा नहीं मैं। राजा हमने किसी को नहीं चुना। देखिए, ये नेपाल हम लोगों के साथ थे। नहीं, नेपाल राजा हटा तो आए तो वहां कम्युनिस्ट ही नहीं, फिर कोलिशन आया ना, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि माओइस्ट जो थे जंगल में थे, लड़ रहे थे हथियारों के साथ। 17,000 लोग नेपाल के मारे गए थे। वो माओइस्ट जो हैं डेमोक्रेटिक मेन स्ट्रीम में आए और एक आम पॉलिटिकल पार्टी जैसे बने। अच्छा। और इलेक्शंस का उन्होंने स्वीकार किया कि हम सत्ता में आएंगे तो इलेक्शन लड़के आएंगे। तो अब आप देख लीजिए, तब से कई इलेक्शन हो चुके। विजय, मैं जितना रिकॉल कर पा रहा हूं, ये प्रचंड उस वक्त आए थे तो बहुत लगा था कि नेपाल में पता नहीं कैसे परिवर्तन करेंगे ये आकर के, जब ये प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो उस वक्त मतलब इनका रुख हमारे लिए भी बहुत कोई सकारात्मक नहीं रहता। ये तो देखिए कम्युनिस्ट नेता थे, तो कम्युनिस्ट का हमेशा, ये भी एक और हिस्टोरिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कम्युनिस्ट और मोनार्की का कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली तालमेल रहा है। इसकी आप मेरे से पूछेंगे वजह क्या है, क्यों इकट्ठे हैं, बिल्कुल अलग अलग इनकी थिंकिंग है। तो इसका रीजन ये है कि जब राजा महेंद्र, ज्ञानेंद्र के जो पिता थे, जब उन्होंने पूरी सत्ता अपने हाथ में ली और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को अबॉलिश किया, नेपाली कांग्रेस के नेता जो थे वो सब भारत में आके
एग्जाइल में रहे। बीपी कोइराला उनके सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, फादर ऑफ डेमोक्रेसी। तो राजा ने क्या करा? मनीषा कोइराला के पिताजी, मनीषा के ग्रैंडफादर। तो राजा की क्या स्ट्रैटेजी रही? राजा ने कहा कि देखिए ये तो सारे डेमोक्रेटिक फोर्सेस हमारे खिलाफ हैं, तो उन्होंने लेफ्ट फोर्सेस जो थे उनका साथ लिया, उनको एनकरेज किया, चाइना को एनकरेज किया, सारी माओइस्ट लिटरेचर को उन्होंने बड़ी खिचड़ी है। लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इसमें एक चीज राजा योगी जी से मिलता है, राजा इन्फ्लुएंस्ड है बाबा गोरखनाथ से, कम्युनिस्टों का भी साथ है, भारत के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहते जब राजा आ जाता, तो हम किसको चुने? मैं एक चीज इससे जोड़ना चाहता हूं। देखिए उस वक्त के राजनीतिक हालात क्या थे, इसको मत भूलिए। उस वक्त 2005 में नई नई यूपीए की सरकार बनी थी। सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन हुआ करती थी। सीताराम येचुरी सरकार चलाने की ड्राइविंग सीट पे थी। शरद पवार वहाँ पे नंबर 3, नंबर 4 के नेता होते थे, मनमोहन सिंह और बाकी लोगों के बाद। और 2 लोगों का नाम मैं आपको सार्वजनिक तौर पर ले सकता हूँ, दोनों मरहूम हो गए हैं। मुझे मतलब पत्रकार के तौर पे ये भी नहीं कह सकता कि मैं अपने सूत्रों को जो है एक्सपोज नहीं करना चाहता हूँ। मैं देवी प्रसाद त्रिपाठी, डीपी त्रिपाठी, जो जेएनयू के उस वक्त के प्रेसिडेंट रहे थे, एनसीपी के स्पोक्स पर्सन थे, और सीताराम येचुरी, ये पुष्प कमल दहल प्रचंड, केपी शर्मा ओली, ये सब उन्हीं के रूम में जेएनयू के अंदर मिला करते थे। और इनके कई सारे किस्से हमने खूब उनसे बैठ के रातों में डीपी त्रिपाठी जी से सुने हैं। तो उस वक्त इन्फ्लुएंस लेफ्ट पार्टियों का था, और वो चाहते थे कि इस आंदोलन के बाद माओवादी मेन स्ट्रीम के अंदर आए। उन्होंने क्रेडिट ये ले लिया कि मेन स्ट्रीम के अंदर हम माओवादियों को लेकर आ रहे हैं। देखिए प्रजातंत्र की नेपाल के अंदर बहुत बड़ी वापसी है। तो ये जो पूरा ऑपरेशन था, ये कहीं ना कहीं सीताराम येचुरी और उस आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस। डिस्कशन देख रहे हैं बहुत सारे लोगों के मन में, या जब ये खबर आई तो उसके बाद हो सकता है कि हमारे यहाँ एक ऐसा वर्ग हो जिसके अंदर ही रोमांटिसिज्म आ जाए कि एक हिंदू देश फिर वापस आ जाएगा दुनिया में। एक ही हिंदू देश था, दोबारा आ जाएगा अगर राजा वापस आ जाए तो राजा किसी तरीके से वापस सत्ता में आ जाए। वो सर बता रहे हैं कि राजा हमारे हक में कभी रहा ही नहीं है, हमारे फेवर में कभी रहा ही नहीं है। लेकिन भारत, मैं उसी सेक्शन के लिए पूछ रहा हूं, लगता है कि भाई हम एक हिंदू किंगडम दोबारा बन जाए नेपाल। नहीं, देखिए ये तो नेपाल के लोगों पर निर्भर करेगा, भारत के चाहने से तो होगा नहीं। इच्छा भले ही हो, लेकिन वो होगा तभी जब नेपाल के लोग चाहेंगे। और उससे, उस रास्ते से नेपाल दूसरे रास्ते पे बहुत आगे बढ़ चुका है, तो इसलिए उसकी वापसी होगी, इसकी संभावना बड़ी कम लगती है। लेकिन जो व्यवस्था अभी चल रही है वो चलती रहेगी, मुझे उसकी भी संभावना कम लगती है, क्योंकि इसने सबसे बड़ी चीज जो की है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कोई भी देश इतना पॉलिटिकली अनस्टेबल होकर विकास नहीं कर सकता। वो हर समय दबाव में रहेगा कि आज इसके साथ जाऊं तो फायदा है, कल उसके साथ जाऊं तो फायदा है। लेकिन विकल्प तो एक ही है, ऑटोक्रेसी होगी या डेमोक्रेसी होगी, वो दोनों चख चुके हैं। हाँ, तो वही इसीलिए कह रहे हैं ना कि दोनों का अनुभव खराब रहा, तो दोनों में से किसी एक को कि नहीं ये अच्छा था, ये कह के चुनना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मुश्किल है। अगर ये चुनाव होता कि नहीं नहीं हमने दोनों को देख लिया और दोनों में ये बहुत अच्छा था तो हम इस रास्ते पर जाएंगे, तब तो चुनाव करना बड़ा आसान हो जाता। वो है नहीं, इसलिए मुश्किल है। और चीन का जितना दखल बढ़ चुका है नेपाल में, हमारे लिए रास्ता उतना आसान नहीं है। मेरा ये मानना है, मैंने जितना पढ़ा है थोड़ा बहुत, कि कभी भारत की ओर से, खासतौर से नेहरू जी के समय में, ये स्थिति सुधारने की कोशिश हुई जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, फिर इंदिरा गांधी के समय में। राजा को चाहते हुए भी भारत के करीब नहीं आने दिया गया। ये केवल मतलब राज परिवार पर ही सारा दोष नहीं बढ़ सकते कि वो भारत के साथ नहीं आना चाहते थे या प्रो इंडिया नहीं रहे। हम भी कभी प्रो जो है मोनार्की नहीं रहे। तो ये मामला दोनों तरफ का था। और इसमें जो है रॉ की भूमिका आप देखेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। आखिर भारत की खुफिया एजेंसी किसी देश का जो राजतंत्र है, जो भी शासन व्यवस्था थी, उसके खिलाफ क्यों लगा था? ये तो सर बताएंगे। नहीं बताएंगे, नहीं मालूम इनको सब है। नहीं ऐसा, ये तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कि अलग अलग एजेंसीज भारत सरकार की जो है अपनी अपनी पॉलिसी चलाती है। लेकिन हम राज परिवार, देखिए सरकार चला, सर ने अपने दो तीन बार व्याख्यान में ये बात कह दी, हम भी राज परिवार के खिलाफ रहे ना भारत। नहीं, हम लोग नेपाली जनता के साथ रहे जब तक वो ये डिप्लोमेट वाली भाषा है। देखिए, जब तक वो राज परिवार चाहते थे
जी। हमारी पॉलिसी थी ट्विन पिलर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। जब राजा की वजह से इतना रिजेंटमेंट हुआ मोनार्की के खिलाफ, तब भारत सरकार की नीति उसके बाद बदली। लास्ट मिनट तक हमारा यही ट्विन पिलर था। जब इतना बड़ा आंदोलन आया काठमांडू में और लोगों का जो इतना एंटी मोनार्की सेंटिमेंट था, नहीं तो राजा, आप मेरे से आप सोचिए, राजा सत्ता क्यों छोड़ता? बहुत विरोध हुआ होगा, सही बात। राजा ने सत्ता छोड़ी और राजा आर्मी जो है राजा के साथ थी, फिर भी सत्ता छोड़नी पड़ी राजा को। तो ये तो एक सोचने की बात है ना, क्यों हुआ ये? आज की जो सरकार चल रही है उसके साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं? देखिए, उतार चढ़ाव रहता है हमेशा, क्योंकि हमारा इतना घनिष्ठ रिश्ता है और नेबरिंग कंट्रीज हैं, एसिमेट्रिकल रिलेशनशिप है, तो हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ खराब चीज़ें होती हैं। अच्छी चीज़ों में देखिए हमारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, रोड, रेलवे, पाइपलाइन, डिजिटल, बहुत काम हो रहा है। तो ओवरऑल अप एंड डाउन रहता है। तो ये जो स्थिति है हमेशा से रही है नेपाल में, हमेशा रहेगी भी। सर, मैं भी ये सोचता था, सवाल आता था मन में, आज व्यूअर्स भी सोच रहे होंगे, हमारा और नेपाल का तो बड़े भाई छोटे भाई वाला रिश्ता मान लीजिए आप। देखिए, ये वो नहीं मानते। नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं, लेकिन इसी पर एतराज है। हाँ, नहीं, बिल्कुल। देखिए, मतलब धार्मिक, हमारा आना जाना बहुत उनके साथ व्यवहार जो है बड़ा सरल है। बॉर्डर, नेपाल का बॉर्डर कोई वैसा बॉर्डर ही नहीं माना जाता हमारे यहाँ। हम उनके यहाँ, तो वो हमारे यहाँ जमीन खरीद सकते हैं, हम उनके यहाँ कहीं भी जाकर रह सकते हैं, कहीं भी काम नहीं, कर उनकी सकते हैं। आइडेंटिटी क्या है? फिर आप उनकी तरफ से तो सोचिए, उनकी नेशनल आइडेंटिटी क्या है? अगर हर चीज जो है भारत से मिलती जुलती है, तो व्हाट इज इट दैट मेक्स नेपाल अ यूनिक नेशन स्टेट? उनको लगता है कि भारत हर समय हमारा इंटरनल सिस्टम चलाना चाहता है, इंटरफेयर करता है, हमको एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में शायद नहीं देखता है। और वहां के एक बड़े पुराने एक्स प्राइम मिनिस्टर मेरे से क्या कहा, आप लोग भाई भाई की बात करते हैं, भाई भाई में तो एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। हम तो मित्र रहना चाहते हैं, बराबरी के मित्र हैं। सर, जो प्रैक्टिकल बात है वो तो यही है ना। नेपाल और भारत का रिश्ता बड़े भाई छोटे भाई के अलावा और क्या हो सकता है? देखिए, ये उनकी थिंकिंग है मैं कि हम सॉवरेन नेशंस हैं, इक्वल हैं। आज उनको देखना चाहिए वो ट्रंप क्या कह रहे हैं। ट्रंप तो कनाडा को छोटा भाई भी नहीं मान रहा, वो कह रहे हैं हमारा गवर्नर है 51वां इनका प्रधानमंत्री, मेरी 51वीं स्टेट बन जाओ। तो भारत ने कम से कम ऐसा काम तो कभी नहीं किया नेपाल के साथ। लेकिन सर, आखिर के 5 मिनट मेरे पास हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। उस वक्त हम लोग आए थे सर जर्नलिज्म में जब ये कांड हुआ था, तो इसलिए आज वो कहानी आपसे जरूर सुननी है। 1 जून 2001, पूरे राज परिवार का कत्ल एक ही रात में मशीन गन से भून दिया। अपने पिता को, अपनी मां को, अपने छोटे भाइयों को, अपनी बहन को। महलों की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है, क्या हुआ था सर उस रात वहां पर? उस रात ये हुआ था कि दीपेंद्र, अब मैं उस लड़की का नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि वो कहीं और उसकी शादी हुई है और एक भारतीय परिवार के अंदर ही हुई है। ऐसा ये माना जाता है, राज परिवार नहीं है, राजनीतिक परिवार है। ऐसा ये माना जाता है कि दीपेंद्र किसी दूसरे से प्यार करते थे और उनके माता और पिता उनको किसी दूसरी लड़की के लिए कह रहे थे। लेकिन उसके अंदर जो आई विटनेसेस थे उन्होंने मुझे बताया कि दीपेंद्र ने अपनी पूरी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी, उनके फादर और उनके जो ग्रैंड बॉल रूम उनका हुआ करता था जिसके अंदर उनका खाना लगता था, वहां पर एक पार्टी चल रही थी। कौन सा पैलेस? नारायणहिति पैलेस। नारायणहिति है ना सर? नारायणहिति पैलेस के अंदर ये पार्टी चल रही थी। किंग वीरेंद्र वहां पे थे, रानी ऐश्वर्या थी, उनकी बेटी थे, उनके बाकी कजिन्स थे, उनके बाकी और लोग थे। इंटरेस्टिंगली पारस और ज्ञानेंद्र वहां पर नहीं थे। आज ये राजा ज्ञानेंद्र जो जी, ये राजा ज्ञानेंद्र और वो दोनों बेटे थे सर। नहीं, पारस नहीं बेटा था शायद। पारस उस पार्टी के अंदर, उस रूम के अंदर नहीं थे, वरना दीपेंद्र की गोलियों से वो भी नहीं बचते। तो दीपेंद्र वहां पर पहुंचे, बहुत अधिक नशे की हालत में थे। किसी ने उनको देखा, कोई उनको बोल पाता, कोई उनको रोक पाता, उससे पहले ही उन्होंने अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म से एक ऑटोमेटिक रिवॉल्वर थी, AK-47 तो नहीं थी, उसी तरह की एक गन थी, वो निकाली और उन्होंने शूट करना शुरू किया इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना किसी को देखे शूट करना शुरू किया। कोई उनको कुछ कह पाता या रिएक्ट कर पाता, उससे पहले ही उन्होंने पूरे के पूरे परिवार को गोलियां मार दी। खुद अपने आप को भी गोली मार ली। वो चाहते थे कि वहीं पे वो उनकी डेथ हो जाए, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि उनको अस्पताल ले जाया गया, पूरे परिवार को अस्पताल ले जाया गया। राजा और रानी और बाकी लोग जो थे, बाकी 7 लोग वो ब्रॉड डेड थे। बाकी 6 लोग टोटल 9 मरे ना सर, इनके अलावा तो 8 हुए ना? नहीं, तो नहीं, ये भी हुए ना उसमें, 9 में तो दीपेंद्र भी शामिल है ना।
9 में दीपेंद्र भी शामिल हाँ, है। 9 तो दीपेंद्र को कोमा में थे, वो हॉस्पिटल ले जाया गया। अब ये दोनों बाहर थे, ज्ञानेंद्र और पारस। पारस उस वक्त नेपाल में थे या नहीं थे, इसको लेके बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज है कि वो नेपाल में नहीं, अपने पिताजी के साथ थे, ऐसा था वैसा था, बहुत सारी उसकी कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी है पारस को लेकर। तो वहाँ पर जो है दीपेंद्र को राजा बना दिया गया। और इंटरेस्टिंगली ये खबर 2 दिनों के अंदर बाहर आई। ये घूम तो रही थी सब जगह, लेकिन कोई ऑथेंटिकेट इस खबर को नहीं कर रहा था कि क्या नारायण हित्ती पैलेस के अंदर ऐसा ही हुआ है। ये जो एक्सटेंडेड राज परिवार है, जिनके कई सारे रिलेशंस भारत के पॉलिटिकल और राजशाही के खानदानों के बीच है, उनमें से एक ही एक्सटेंडेड फैमिली ने सार्वजनिक किया कि हाँ, दीपेंद्र ने ही उनको मारा है। ये 2 दिन बाद हुआ। अब ये तो थी सूत्रों की कहानी, अब आपको रे साहब बताएंगे सच्ची कहानी। देखिए, भारत सरकार को क्या पता है सच्ची कहानी किसी को नहीं पता, क्योंकि पोस्टमार्टम्स नहीं हुए और जहां जिस बिल्डिंग में ये हादसा हुआ वो बिल्डिंग डिमोलिश कर दी गई। एक इंक्वायरी रिपोर्ट बनी थी, बट मेरे ख्याल से ये सारा जो इशू था दबा दिया गया। और परहैप्स ये सही भी है, क्योंकि इतना एक ये दर्दनाक हादसा हुआ नेपाल में, और बहुत ही पूरी जो वहाँ की सोसाइटी थी उसको बहुत बड़ा सदमा लगा। तो पर ये तो अब बात गई सो बीत गई, अब तो आगे की सोचनी लेकिन चाहिए। आप ये बताइए कि आखिर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसकी भनक क्यों नहीं लगी, और लगी तो क्या किया गया? अब ये सब बातें तो मुझे खुद ही नहीं पता है, मैं आपको तो क्या बहुत कुछ बताऊं। पता है। ये नहीं कह सकते मैं एक लाइन नहीं, पर वहां पे देखिए, काठमांडू को रूमर कैपिटल कहते हैं दुनिया का, तो तरह तरह की वो अफवाहें उड़ती रहती हैं। विदेशी हाथों का रोल था, विदेशी ताकतें इन्वॉल्व मैं- थी, ये था वो था, ये सब। मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहूँगा। मैं जाता था वहाँ पर, एक पैलेस के पास में एक जगह थी, वहाँ पे एक आदमी 5:45 बजे आता था। वो 10 मिनट का एक स्पीच देता था कि इसके पीछे भारत वाले हैं, फिर एक 10 मिनट के बाद स्पीच होती थी, इसके पीछे चाइना वाले हैं। ये खूब वहाँ चलता था। लेकिन मैंने वहाँ एक नारा सुना था, अमरो राजो अमरो देश, प्राण बंधो प्यारो छ। ठीक है, यानी हमारा राजा और हमारा देश हमको प्राण से भी ज्यादा प्यारा है। अच्छा। और ये नारा मैंने 2001 में उस वक्त सुना था जब लोग बोलकर मॉर्निंग में थे और कैसे रिएक्ट करें उनको समझ नहीं आ रहा था, सड़कों पर निकले हुए थे। और ये नारा मैंने अभी किंग ज्ञानेंद्र को जो वेलकम करने वाला जुलूस था फिर से उसके अंदर भी सुनाया गया। अब देखिए साहब, ये जैसा कहा कि नेपाल की जनता इस बात को तय करेगी कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें राजा चाहिए या उन्हें लोकतंत्र चाहिए। नहीं, और किंग ज्ञानेंद्र की एक बात संडे की याद रखिए, उनका अब ये नेपाल को बचाने का समय आ गया है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज में ज़्यादा बेचैनी है कि क्या करना चाहते हैं, किसने भेजा है, किसका खेल खेल रहे हैं। ये सारे सवाल जो है फिर से उठने लगे। बट वहां पे पारदर्शी एक चीज है, वो है भ्रष्टाचार। और सबसे एक चीज वहां पे बड़ी हुई है, चलिए। वो 20% अनएम्प्लॉयमेंट, अब बेरोजगारी। ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है इस वक्त जो नेपाल में चल रहा है। एक बार इसमें थोड़ी स्थिरता है तो एक बार किसी और कोई मौका निकाल के फिर हम इस पर बात करेंगे, मेरे साहब को फिर आमंत्रित करेंगे। सर, लेकिन आप प्रोग्राम में आए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, दीपक जी, बहुत धन्यवाद आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देख रहे थे आज इतना ही।